चलो क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास क्या हुआ था? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। कहीं कोई दिक्कत उसमें? उसमें एक चीज हम नहीं बता पाए थे जो थोड़ा सा मतलब उसमें क्या था कि हमारा जो कॉपर लॉस है प्राइमरी और सेकेंडरी उसका कल हम प्रूफ दिखा देते हैं और उसका बाद वोल्टेज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या था हमारा I1 स्क्वायर दिख रहा है बोर्ड में? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर, लेकिन उतना डार्क नहीं दिख रहा है। अब आपका मार्क कम। अब ठीक है। अब दिख रहा है? यस सर। क्लियर इसने क्लियर दिख रहा है। कल जो दिख रहा था सेम उसी से हो रहा है। अब क्लियर है? अब ठीक है? तो I1 R01 का फॉर्मूला क्या था? R01 का फॉर्मूला क्या था? यही था, ये फॉर्मूला था या नहीं था? यस सर। और यहाँ पे क्या होता है I1 by I2 इक्वल टू K होता है। तो I1 इक्वल टू K I2 होगा। ठीक है, अगर हम इस चीज को यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? I2 स्क्वायर K स्क्वायर R1 प्लस R2 बाई K स्क्वायर। K को अंदर ले जाओ, K को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे K स्क्वायर R प्लस R2 ये किसके बराबर हो जाता है? ये किसके बराबर हो गया? ये जो इक्वेशन निकला ये किसके बराबर हो गया? बोलो। सेकेंडरी के बराबर सर। सेकेंडरी के बराबर। तो प्राइमरी कॉपर लॉस इक्वल टू सेकेंडरी कॉपर लॉस दिख रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन हमारा प्रूफ कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि प्राइमरी कॉपर लॉस इक्वल टू सेकेंडरी कॉपर लॉस। हम लोग कुछ भी यहाँ पे बाहर से टर्म नहीं लाए, सब उसको एक दूसरे के टर्म में रिलेट करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन आए। आज हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। क्या देखेंगे आज? वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर या कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है तो उसमें नेम प्लेट देखे हो सभी कोई? नेम प्लेट देखे हो? यस सर। नेम प्लेट में क्या क्या चीज है? यस सर। अगर मोटर या हमारा ट्रांसफार्मर है तो उसमें सबसे पहला चीज कितना केवीए का ट्रांसफार्मर होगा, एक्स केवीए। ठीक है, और क्या होगा? वोल्टेज के बारे होगा कुछ डेटा, फ्रीक्वेंसी के बारे होगा कुछ डेटा, हो सके नंबर ऑफ टर्न्स के बारे होगा डेटा। ठीक है, किस तरीके का कूलिंग है, कूलिंग के बारे में डेटा हो सकता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा नो लोड करंट के बारे में बता सकता है, फुल लोड के बारे में बता सकता है।
तो ये सब वैल्यू हमारा क्या दिया रहेगा वहां पे ट्रांसफार्मर में। तो जो हम लोग वर्ड बोलते हैं रेटेड वैल्यू, तो रेटेड वैल्यू या रेटेड जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या है यहाँ पे, कोई आइडिया? लोड के साथ कनेक्टिंग। लोड के साथ कनेक्टिंग सर। नहीं, रेटेड यहाँ पे होगा नो लोड कनेक्शन। जो वैल्यू दे रहा है, जो कॉपर लॉस कोर लॉस दे रहा है वो नो लोड कंडीशन में दे रहा है, ठीक है। रेटेड वैल्यू जो है वो हमारा क्या कंडीशन है, नो लोड कंडीशन है। अब एक एग्जांपल हम दे देते हैं। हम लोग जो मोटर कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो 1500 आरपीएम में मोटर में बिना लोड का स्टार्ट करेंगे वो 1500 आरपीएम जाएगा, फिर अगर हम लोड देंगे तो डाउन होगा या हम उसको बढ़ा सकते हैं। रेटेड क्या होगा, जो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर किए थे यस सर। उसका रेटेड वैल्यू से उसको ऊपर और नीचे वैल्यू ले गए थे फ्लक्स और आर्मेचर कंट्रोल मेथड से। हाँ सर, आई ए बराबर भी माइनस ए करके ले गए थे सर। तो जो हमारा रेटेड वैल्यू था अगर उससे बिलो आ रहा है तो वो कौन सा था, आर्मेचर कंट्रोल मेथड था। रेटेड वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो अब तो रेटेड वैल्यू उसका नो लोड कंडीशन था। क्लियर है एग्जांपल? तो जो रेटेड वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा, नो लोड वैल्यू, ठीक है, नो लोड कनेक्शन। कस्टमर को क्या चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन चाहिए? तो नहीं, कस्टमर को क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो जो चेंज होता है हमारा रेटेड वैल्यू से फुल लोड की ओर, ठीक है, चेंज है, चेंज रीडिंग में होगा, उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे? और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन। तो सभी को लिखो, चलो 2 लाइन इसमें लिख लो तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। चलो लिखो, voltage regulation of transformer, it is the change in secondary terminal, it is the change in secondary terminal voltage from no load to full load, from no load to full load at some specific power factor, at some specific power factor, and is expressed as percentage function of either no load secondary voltage, no load secondary terminal voltage और full load secondary voltage। हो गया? एक स्पेसिफिक पावर के बाद बोलिए ना सर, थोड़ा सा घबरा गए। स्पेसिफिक पावर बोले ना सर, नो लोड specific power factor and is expressed as percentage fraction of either, expressed as percentage fraction of either no load secondary terminal voltage, no load secondary terminal voltage और full load secondary voltage। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन है, ये चेंज है सेकेंडरी वोल्टेज में कहां से, तो नो लोड से लेके फुल लोड में। स्पेसिफिक पावर फैक्टर यहाँ लीडिंग लाइनिंग आएगा। ठीक है, तो आइए वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट से समझते हैं, जो हम लोगों के लिए और आसान होगा। ये क्या बनाए हैं, ये क्या बना है, प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर है सर। प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर। थोड़ा कल का फिगर देखो, प्राइमरी साइड है या सेकेंडरी साइड है? सेकेंडरी सर। ठीक है, फिगर दिख रहा है, सभी कोई बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे हम बता रहे हैं।
फिगर बन गया। बन गया। तो यस सर। इसमें हम अगर बोलेंगे V2 इक्वल टू, तो V2 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ बात करते हैं। V2 इक्वल टू क्या होगा, V1 डैश माइनस I R01 प्लस JX01। मतलब यहाँ पे जो मेरा ड्रॉप होगा वही बचा हुआ हमारा V2 के अक्रॉस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। ठीक है, इक्वेशन लिख लो इसको। अब लिखो लेट, मान लेते हैं E2 नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। E2 क्या है, नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ हमारा जो V1 डैश का वैल्यू क्या होगा, KV1 होगा, इसको भी लिख लो। और V2 हम बोलते हैं फुल लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। V2 क्या है, फुल लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। लिख लिया उतना। V2 क्या हमारा, फुल लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, क्या दिख रहा है। तो अब लिखो रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा लिखे क्या क्या लिखे, E2 इक्वल टू नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, V2 इक्वल टू फुल लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। कितना हो गया, हाँ या नहीं? यस सर। हाँ सर। यहां लिखना रेगुलेशन, रेगुलेशन इक्वल टू हमारा होगा E2 माइनस V2 बाई V2। E2 सॉरी पहले E2 कर लो, E2 माइनस V2 बाई E2। ठीक है, अगर हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो जो रेगुलेशन है इसको बोला जाता है रेगुलेशन डाउन, रेगुलेशन डाउन। अगर हम रेगुलेशन निकालेंगे E2 माइनस V2 बाई V2, E2 माइनस V2 बाई E2 माइनस V2 बाई V2, इसको बोलेंगे अब क्या, अब तो रेगुलेशन अब बोलेंगे। अच्छा इसमें एक चीज बताओ, हम तुम लोग को E2 का क्या, E2 के बराबर क्या लिखवाए थे, E2 के बराबर क्या लिखवाए थे, E2 इक्वल टू क्या था, V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 S2। E2 को क्या माने थे, E2 था क्या, E2 टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। और V2 हमारा फुल लोड, तो बड़ा कौन होगा, नो लोड या फुल लोड, फुल लोड। फुल लोड। तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डाल रहे हैं कि हमारा फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज कम है नो लोड वोल्टेज से। ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे, इतना याद हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत, लेकिन कहीं पे भी हम दो तरीके का वोल्टेज रेगुलेशन बता दिए, एक रेगुलेशन डाउन के, अगर हम ये भी फॉर्मूला सही है ये भी सही है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला हमारा सही है, लेकिन हम लोग हमेशा किसको रेगुलेशन लेके चलेंगे, हम लोग रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे E2 माइनस V2 बाई E2 इंटू 100। कोई दिक्कत है इस पे, लिख लिया फॉर्मूला। E2 के बाद क्या है सर, E2 माइनस V2 बाई E2 इंटू 100, मतलब जो डाउन है, रेगुलेशन डाउन है, उसका फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। ठीक है,
अच्छा, एक जैसे न्यूमेरिकल बनाने में कुछ कुछ हम लोगों के पास ये आ रहा था, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला आ रहा था, कैसे डिराइव हो रहा था उसको भी देखेंगे, या वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है उसको भी देखेंगे, ठीक है। और फेजर डायग्राम सभी कोई सीख चुके हैं बनाने। हम यहाँ छोटा सा इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये टर्मिनल मेरा क्या है, V2 है। ये टर्मिनल क्या है, V1 डैश है। ये क्या है, R02 X02 X02। यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें k² इंटू होगा, इसमें k² होगा, I0/k होगा, ठीक है। ये टर्म हमारा कम, और ये दोनों अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, Z0, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत? यहाँ k से इंटू, हम k² से इंटू क्यों किए हैं ये बताओ? क्योंकि हम क्या किए हैं, रिफर टू सेकेंडरी साइड, रिफर टू सेकेंडरी साइड। हम रिफर क्या किए हैं, सेकेंडरी साइड में, इसलिए इंटू किया। अगर आप प्राइमरी करते तो डिवाइड करते, कोई दिक्कत है यहाँ? अच्छा, V1 डैश की अगर हम बोलेंगे यहाँ पर निकालो, V1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 डैश इक्वल टू क्या होगा, K इंटू V V2 प्लस R02 प्लस JX02, यही होगा या नहीं होगा? और अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो V2 प्लस I2 R02 प्लस JI2 X02। कोई दिक्कत है? ये हो गया लॉसेस, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। कहीं कोई दिक्कत इतने में? बोलो। क्या बोल रहे हो? चलो, अब देखो यहाँ पे, अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसको हम रब करते, याद रहेगा, ये सभी कोई कॉपी में बना लिए, ये इक्वेशन लिख लिए हो, ये दोनों इक्वेशन लिख लिए हो, हाँ या नहीं? हाँ सर, ये लिख लिए। हमको इक्वेशन जो अभी हम बात बोल रहे थे, V1 डैश इक्वल टू V2 प्लस I2 R02 प्लस I2 JX2, इसको हमको फेजर डायग्राम दिखाना है। फेजर डायग्राम इक्वेशन को क्या, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, सभी यहाँ वेक्टर है, हम उसको दिखाएंगे। हम बेस ले लेते हैं V2 को, V2 हम लैगिंग पावर फैक्टर की बारे बनाएंगे। लैगिंग पावर फैक्टर क्या होगा, लीड करेगा करंट या लैग करेगा? करंट लीड करेगा कि लैग करेगा? लैग करेगा सर, लैग करेगा। लैग सर। जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए। I2 करंट, ये एंगल हो गया मेरा ∅2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर क्या है, V2 प्लस I0 R2, हम जानते हैं इसके साथ करंट के फेज में रहेगा, दिखाना है। ये हो जाएगा I2 R02। कोई दिक्कत इस पे? रेसिस्टिव ड्रॉप पे इंडक्टिव ड्रॉप हमारा लीड करता है 90 डिग्री से, बना लीजिए। ये क्या हो जाएगा,
हम यहाँ लिख रहे हैं ना, I2X02, कोई दिक्कत? इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये मेरा क्या कहेगा, V1 डैश। ये वेक्टर डायग्राम बन गया हमारा। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को? जल्दी। हाँ या नहीं? कोई डाउट है इसमें? यस सर। क्या डाउट है? वो बिल्कुल समझ में नहीं है। कहाँ नहीं समझ में आया? वेक्टर डायग्राम पढ़े थे? यस सर। डिवीजन किए थे? कहाँ नहीं समझ में आया ये बताओ पहले। यस सर, वो बिल्कुल तेरा आवाज ही नहीं आ रहा। तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है। इसके अलावा और किसी को दिक्कत? चलो इसका आवाज आएगा, हम फिर बता रहे हैं इसको। और कोई दिक्कत? मतलब वेक्टर डायग्राम को पढ़ना है नहीं, एक बार रिवीजन किए नहीं। हम V2 बनाए यहाँ I2 लैगिंग पावर फैक्टर में। अब हमको दिखाना है V2 से हमारा I02R जो हमारा I2R02 रेसिस्टिव ड्रॉप। तो इसी करंट के डायरेक्शन पे यहाँ से एकदम इसके पैरेलल एक लाइन खींच देना है, वो मेरा क्या कहलाएगा, I2R02। अब हम बोले रेसिस्टिव ड्रॉप पे इंडक्टिव ड्रॉप लीड करता है 90 डिग्री से, तो यहीं से बेस करके एक 90 डिग्री यहाँ से हमको बना देना है, तो मेरा क्या कहलाएगा, इंडक्टिव ड्रॉप का। कोई दिक्कत? अब रिवीजन तुम लोग कर नहीं रहे हो, जिसके चलते ये छोटा सा चीज हम लगता है फेजर डायग्राम का 4 क्लास पढ़ाए हैं, सेम चीज को फिर वहीं आ रहे हैं। अब पॉसिबल नहीं है कि बार बार हम वहीं से आके स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक आर्क लेते हैं, इस तरीके से एक आर्क बनाते हैं, ये दिख रहा है आर्क? हाँ या नहीं? ब्लू लाइन दिख रहा है? ठीक। अब हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने में आसान होगा। हम इस लाइन को ले जाके ऐसे मिला सकते हैं, इसको भी उठा के यहाँ ला सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दिख रहा है इतना सभी को? हाँ या नहीं? चलो हम इसका नाम देते हैं, यहाँ O A दिख रहा है सबको? इसका नाम हम देते हैं B, इससे कनेक्टेड ये C, नाम दिख रहा है सबको? फिर यहाँ पे हम देते हैं D, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया G। तो दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? कुछ किए हैं एक्स्ट्रा नहीं। अगर ये एंगल मेरा, ये देखो दोनों है, ये φ2 है, तो ये एंगल भी φ2 होगा या नहीं होगा? φ2 होगा या नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? हम इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस φ2, लिख सकते हैं? ठीक, 90 माइनस φ2। ये एंगल मेरा क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो
ठीक है, यहाँ पे भी ये एंगल मेरा हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा फाई 2। ये एंगल क्या कहलाएगा 90 माइनस फाई 2, ये फाई 2 है, तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा फाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ, बोलो इसमें। नो सर। ठीक, अब हम सभी इक्वेशन को यहाँ पे लिखते जाते हैं कौन सा क्या है। ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ ए किसके बराबर है, तो हमारा V2 के बराबर है, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, ये जो मेरा टर्म देखो यहाँ से ए बी, यहाँ से लेके ये जो ए बी हम दिए हैं, ये क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये है I0 R2, कॉस एंगल के साथ है, हमको ये निकालना है, कॉस के साथ का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं I2 R02 cos phi 2, इससे निकल जाएगा एडी का वैल्यू। ठीक है, यस सर। अब एक चीज देखो, मेरा ये वैल्यू DE इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये D का नाम यहाँ पे आएगा, ये D यहाँ पे है, DE इक्वल टू BG हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं DE इक्वल टू BG। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये मेरा टर्म इसका क्या है I2x02, एंगल यहाँ है, ये एंगल के अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू I2x02 sin phi 2, I2x02 sin phi 2, जो कॉस परपेंडिकुलर, जैसे ये देखो यहाँ मान लो एंगल है, इसका नाम x है, ठीक है, और ये a है, ये b है, तो अगर हमको इसको दिखा, इसके बारे में हम बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं b cos, मान लो एंगल तुम्हारा फाई है, b cos b सॉरी x cos फाई, अगर इसके बारे में लिखना होगा तो x sin फाई, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, आ जाइए आगे, अभी दो टर्म और बचा है हमारे पास, दो तीन टर्म। अब क्या बचा है GE, ये देखो GE इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BD, GE इक्वल टू BD, कौन बताएगा इसमें क्या होगा, ये इसका पार्ट है, यहाँ पे इस ट्रायंगल का पार्ट है ABD, तो हम लोग AD इक्वल टू क्या लिखते थे I2 R2 cos phi 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल है, तो इसको क्या लिखेंगे I2 R02 sin phi 2, तो दिक्कत इस पे। नो सर। अब एक टर्म हमारा बचा है GC, GC इक्वल टू क्या हो जाएगा I2x02 sin phi 2, कोई दिक्कत यहाँ पे, जी यस सर। ठीक है, GC इक्वल टू x02, ये सब लिख लिए, cos phi, सॉरी x02 यहाँ cos ना होगा, ये cos यहाँ है, cos 2 भाई, cos phi 2, सॉरी cos का एंगल का था, cos phi 2 हो गया। चलो अब हम इसको मिटाएं, एक काम करो, आज के क्लास को यहीं तक रखो, जितना बताए हैं वोल्टेज रेगुलेशन का ये फेजर डायग्राम कैसे क्या किए हैं इसको थोड़ा सीख के रखो, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब एक ही दिन में हम इसका पूरा डेरिवेशन कर देंगे, अभी है ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, करीब एक तो 10-12 लाइन का डेरिवेशन बचा हुआ है, तो अगर हम इसको आज ही खत्म करेंगे तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा,
तो एक काम करना है, आज जितना हम कल जितना पढ़ाए थे इक्विवेलेंट सर्किट का, आज जितना पढ़ाए वोल्टेज रेगुलेशन का, दोनों को तुम लोग कंप्लीट करके रखोगे बढ़िया से, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना? यस सर। कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो हो क्या रहा है कि हम वोल्टेज फेजर डायग्राम में 2 से 3 क्लास दिए, बार बार बताएं, लेकिन उसके बाद भी फिर सर V2 के बाद क्या हो रहा है, हम मतलब उसको एक बार पढ़ो, दोबारा बनाओ, पेंसिल रबर की मदद से उसको स्केल से बनाओ पीछे कि कहाँ लीड कर रहा है पैरेलल। अगर हमारा I मतलब I2 R2 I के साथ का टर्म है तो हम V2 में I के पैरेलल एकदम चलाएंगे तब ना उसके साथ का होगा। फिर हम बोलेंगे हैं कि रेसिस्टिव ड्रॉप पे इंडक्टिव ड्रॉप लीड करता है 90 डिग्री, लीड करता है जहां पॉइंट है वहां से 9 क्लॉकवाइज में बनाएंगे 90 डिग्री। तो ये सब चीज को प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। अब बार बार एक ही चीज पे फंसेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम इतना धीरे धीरे चल रहे हैं दोनों में। हमको समय नहीं लगता इसको कंप्लीट करने में, एक क्लास में निकाल लेते हैं फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन समझोगे, बढ़िया से करोगे साथ तब फायदा है, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे फेजर डायग्राम। कल सभी का जितना यहाँ 18-19 लोग सभी के कॉपी में कंप्लीट होगा इक्विवेलेंट फेजर। 3 चीज पढ़ लेना है, फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट और वोल्टेज रेगुलेशन। आज जितना पढ़ा इतना तक कंप्लीट होगा, कॉपी में लिखा हुआ। कोई जवाब नहीं। यस सर। एक ही का आ रहा है। हो गया सर। हम सभी का जवाब सुनना चाहते हैं एक एक करके। यस सर। सर यस सर हो जाएगा। तो कॉपी में यस सर। कॉपी में लिख के इसको कंप्लीट करोगे। और कल हम पहला क्लास जो लेंगे 2 घंटे का क्लास लेंगे, हम पूछेंगे इसमें सबसे। चलो अटेंडेंस ले लिए हो? यस सर। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसको कंप्लीट करके आओगे, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे।